से वापस आए हैं तो उन्होंने 4 हफ्ते मांग लिए हैं प्रोसिक्यूटर चेंज करने के बहाने। एक सादी सी बात है बिल्कुल, और वो मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होता, अगर ये मुकदमा बदनीयती पे, इंतकाम पर मबनी ना होता, तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपके पास किसी चीज़ का कोई सबूत होता है, वो कागज़ का टुकड़ा आप उठा के कोर्ट के सामने रखते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड ये है आप सबूत। जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला, उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए। तो मैं बड़े अदब से जजेस से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं हर मौके पे, हर पेशी पे, हर हेयरिंग पे कोर्ट में आती हूँ, तो नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो, और अगर सबूत नहीं है तो इस केस को और ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ होने दें ताकि लोगों को पता चले कि नैब ने कितना गलत, इमरान खान ने कितना बोगस मुकदमा बनाया था। आज सबूत मांग लिए हैं तो नैब गायब है। जी मैडम, क्या कहेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से एक मीडिया हाउस पे सर्च वारंट के जरिए सर्चिंग की गई, मोहसिन बेग साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं इमरान खान साहब के हाथों से गेम निकल चुकी है, बहुत बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं? देखिए, कल जो हुआ और जो मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ, उससे मुझे मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आते हैं कि जब मुशर्रफ को ये समझ आ गई थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है और इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा था जब जजेस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर उन्होंने शायराए दस्तूर पे घसीटा था। 60 जजेस को पेन की एक स्ट्रोक के साथ घर भेज दिया, उनको बच्चों समेत उनके घरों में कैद कर दिया। तो जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, बकौल उनके उन्होंने 1 अरब रुपए का फंड आपको इकट्ठा करके दिया, आपकी सियासी मामलात में मदद की, तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे। जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी ज़र्फ नहीं था कि आप वो तनकीद बर्दाश्त कर सकते। आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया और एक कोर्ट ने अब कल कह भी दिया है कि वो नाजायज़ तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया। आपने उनके घरों की, शहरियों के घरों की दीवारें फलांदनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है कि आप, मुझे तो ये कहना कि आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं, मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। वही मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, हमारे पे तनकीद किया करते थे, हमारे पे आपकी पूरी जमात ने, आपके साथ जो उस वक्त सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने हम पर बेजा तनकीद भी की। हमने तो किसी को FIA के ज़रिए उठवाकर और मार नहीं पड़वाई और जेल में नहीं डाला, और आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हैं या आप कोई ऐसी शख्सियत है जिन पे तनकीद नहीं की जा सकती। और हाँ, आपकी जो अहलिया हैं वो हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था। जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, PTI के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदल कर और ICU के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी TV पर, और PTI के लोग कहते थे, सहाफ़ी हजरात से कहलवाई जाती थी कि वो तो बेगम नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज़ वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज़्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती
کہ وہ میں نے ایک بڑے مقصد کے لیے, قوم کے لیے, پاکستان کے لیے, آئین کی سربلندی کے لیے وہ چیز برداشت کی, اس لیے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے. لیکن آج میں قوم سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب اپنی والدہ کی عیادت کے لیے میں لندن والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہاسپٹل جا رہی ہوتی تھی یا ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہوتی تھی, تو نیچے 3-4 پی ٹی آئی کے ورکرز گالی دے کر مجھے بلاتے تھے, دور سے گالی دیتے تھے. اور اس کے بعد جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے. اور میں آج میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ یہ مناظر, آج یہ بات جب میری آن ایئر جا رہی ہے تو جب آپ اس کو چلائیں تو آپ کائنڈلی وہ مناظر دکھائیں جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے, میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا, لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا, میرے بچوں پر حملہ کیا, میرے جو نیفیو ہے حسین نواز شریف کا بیٹا اس پر حملہ کیا. اور اس کے بعد کون سی ایسی مخالف کی بیٹی, بہو, ماں, بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ وہ سٹینڈرڈ جو آپ اپنی وائف کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دوسروں پہ بھی اپلائی کریں. مجھے آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا, کسی کی بیٹی کو آپ نے اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا, اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی مناظر ضرور چلائیے گا, گو کہ ہیں تو بہت شرمناک مناظر. لیکن میں جب گلگت بلتستان میں کیمپین چلا رہی تھی, آزاد جموں کشمیر میں کیمپین چلا رہی تھی, تو آپ کے پاس میری کیمپین کی جواب نہیں تھا, آپ کے پاس میری پولیٹیکل باتوں کا جواب نہیں تھا. تو آپ کے وزراء نے وہاں کھڑے ہو کر کیمرہ پہ آن ریکارڈ وہ اخلاق سے گری ہوئی تقریریں کی کہ آج بھی وہ پوری دنیا میں جب جب سنی جائے گی ہر عزت دار کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے گا. ایک سیکنڈ. تو میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج وہ تقاریر ضرور چلائی جائیں جس میں آپ کے وزراء نے مجھ پر ذاتی اٹیکس کیے, پرسنل اٹیکس کیے. اس وقت تو عمران خان صاحب ان کو شاباش دیا کرتے تھے, اس وقت تو تالیاں بجایا کرتے تھے, اس وقت تو بڑے خوش ہوتے تھے. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. اور اس طرح جب آپ نے جویریہ شہباز کو وہ والد کا ہاتھ پکڑ کر جب کورٹس میں جا رہی تھیں تو جو آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, آسمہ شرازی کے ساتھ آپ نے جو کیا, آپ کے لوگوں نے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ کیا, جو ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ کیا, وہ قوم ابھی بھولی نہیں ہے. تو جو سٹینڈرڈ آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہی سٹینڈرڈ برائے مہربانی آپ دوسروں کے لیے بھی سیٹ کریں, تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا. اور تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. مریم کے لیے چھوٹی مریم. اور ایک اور بات, یہ میرے سامنے مریم اورنگزیب کھڑی ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. مریم وہ کب کا واقعہ؟ جب میں گئی تھی مالم جبہ. یہ مالم جبہ گئی تھی, انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے جواب میں چیف منسٹر کے پی کے جو عمران خان کا چیف منسٹر ہے اس نے انتہائی قابل مذمت الفاظ میں, یہ بھی خاتون ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, ان پر جو حملے کیے تھے. کائنڈلی آج میڈیا کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی چلائیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو میں یہ ضرور آپ کو کہوں گی کہ ایک ہی جھٹکے میں آپ نے کل جب 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا, اور اس 12 روپے بڑھنے کی وجہ سے جس طرح سے چینی کی قیمت بڑھ گئی, گھی کی قیمت بڑھ گئی, ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی قیمت بڑھ گئی, تو اس وقت جب کوئی شخص, کوئی شہری, کوئی پاکستانی جب اپنی موٹر سائیکل میں, اپنی گاڑی میں, اپنے بس میں جب کوئی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ, تو وہ آپ کو جس طرح بد دعائیں دیتا ہے, وہ اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کن القابات میں لوگ عوام آپ کو یاد کر رہی ہے. تو کیا ان کے اوپر بھی آپ ایف آئی اے کو بھیج کے ان کے اوپر حملے کرائیں گے؟ تو میں 12 روپے لیٹر جو پیٹرول بڑھا ہے, انتہائی شرم کا مقام ہے کہ آپ دیکھیں. اور جب وہ چولہے کے آگے سامنے جب ایک خاتون خانہ کھڑی ہوتی ہے, جب اس کے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں, سبزی کے لیے پیسے نہیں ہیں, آٹا کے لیے پیسے نہیں ہیں, چینی کے لیے پیسے نہیں ہیں,
वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्ज़ामात पर, झूठे लग़्व इल्ज़ामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं हैं, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ हैं, जो फर्राटे भरती हुई आवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो आवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता, आवाम को ये सहूलत मैसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है। कि दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टरों में, और जब आप सरकारी खर्चे पे पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में, जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना ही, सफ़र करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पर क्या गुजरती है? आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है? आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म का जो दौरा रशिया है। एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखिए एक मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, नौकरियाँ चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज़ आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, आवाम की खून पसीने की कमाई पर, आवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। है इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको ये एहसास होता कि आपने अवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जो जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्नड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए, आपने अपने ज़ाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। इसका जवाब है कोई आपके पास? और फिर सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि भले आप जाली थे, भले आप वोट चोरी करके आए थे, लेकिन आखिर आप वजीर आज़म की कुर्सी पर तो बैठे ना। भले आप धब्बा लगा गए उसको, लेकिन बैठे। तो जो 3-4 साल आपको आवाम की खिदमत में जुट जाना चाहिए था, उनके एहसास में जुट जाना चाहिए था, आपने वो 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे अपनी तवज्जो मरकूज रखी। इस बात का सवाल आपसे दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि जो इमरान खान का वज़ीर आज़म का दौरा रशिया आ रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं हैं, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है कि आप इसका खून पसीने की कमाई जहां चाहें आप सर्व करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी, अब देना होगा और इंशाअल्लाह ताला देना पड़ेगा। जी सबका लेंगे। हसन आपका दौरा रशिया होगा या नहीं होगा, या इन्हिसार ये मामला अपोजिशन के हाथ में है या नहीं? अगर आप लोग पहले तरीके टेबल कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म रशिया नहीं जाएंगे, आप इजाजत दे रही है नहीं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, चाइना में सवाए इस इम्प्रेशन के कि वो पैसा मांगने गए थे, क्या इम्प्रेशन आपको नज़र आया? और पैसा भी नहीं मिला, बल्कि वहाँ पर बलूचिस्तान में जब आपके
जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो शहीद हो रहे थे, तो आप वहां पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रहे थे। मैं कहती हूँ कि ज़रूर देखते, लेकिन थोड़ा सा भी दर्द दिल होता तो वो पिक्चर्स आप रिलीज ना करते। वहाँ आपके फौजी शहीद हो रहे हैं, वहाँ आप ओलंपिक्स का मैच देख रहे हैं। कि कोई आपका वज़रा में से भी इतना समझ और अकल वाला नहीं है या दर्द वाला नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये बैड ऑप्टिक्स है, ये मत करें। तो वो जिस मुल्क में जाते हैं दूसरे मुल्क की बुराइयां शुरू कर देते हैं, और जो बने बनाए पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी बिगाड़ के आ जाते हैं। इस हुकूमत में जितना फॉरेन रिलेशंस का या जो हमारे दूसरों मुल्कों के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के थे दूसरे मुल्कों के साथ, जो मतलब एज ओल्ड जो अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। सिर्फ मईशत बर्बाद नहीं की, पाकिस्तान आज अकेला और तनहा खड़ा है और आपके दोस्त ममालिक भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको रोकना चाहिए। अगर ये कहीं जा भी रहे हो तो इनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि पाकिस्तान अब मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काइंडली आप ये दौरे मत करें। जी आप क्या पूछा? सॉरी, टेबल नहीं करे तरीके अदम एतमाद नहीं, उनके जाने से पहले 24 को जा रहे हैं, वो 24 से 26 का दौरा है। इजाजत मेरी है नहीं मेरे जाने का क्वेश्चन है। इसी में एक ऐड कर ले, जहांगीर तरीन से अगर आपको हेल्प लेनी पड़ती है तो क्या मुस्लिम लीग मुंह से हाथ मिला लेगी? देखिए, मैं तमाम इत्तेहादी जमातों को और मैं तमाम उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। जो अवाम का हाल इस हुकूमत ने, इस इमरान खान ने किया है, मुल्क की जो तबाही इसने की है और मज़ीद तबाही जो एक एक दिन जो हुकूमत का गुजरता है उसमें एक एक साल पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो अब ये आप पे फ़र्ज़ बन गया है कि आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहें, वरना मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको इस वक्त आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और हो। जी साबिर हाशमी साहब का, या इवन हमारे जर्नलिस्टों का आप देख लें, जितने जर्नलिस्टों को FIA के नोटिस हैं, जैसे विशाल साहब हैं, पहले अब्दुल थे, नेम एनी जर्नलिस्ट, ठीक है जी, वो बदनामी ज़माना कानून जो है पीका का, वो आपके दौरे हुकूमत में बना। तो क्या एश्योरेंस है कि आइंदा इस तरह के कंप्रोमाइज़ नहीं किए जाएंगे इक़्तिदार में होते? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कोई कानून बदनामे ज़माना नहीं होता, सवाए उस कानून के जो डिक्टेटरशिप बनाती है उसका इस्तेमाल उसको बदनाम करता है। अगर आपने एक कानून को उसके असल इस्तेमाल की बजाय आपने सहाफ़ियों से बदला लेने पे इस्तेमाल किया, सच बोलने पे इस्तेमाल किया, इंतकाम लेने पे इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल किया, तो फिर तो वो बदनाम ज़माना है। लेकिन अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया, जिस स्पिरिट के लिए वो कानून बनाया जाता है या बनाया गया था, उस स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया, तो कानून तो ख़राब नहीं होता, कानून का इस्तेमाल ख़राब होता है, गलत इस्तेमाल ख़राब होता है। और मेरी हमदर्दी है, देखें, मैं एज अ फ्रेटर्निटी मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया की तनकीद कभी बेजा भी होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मीडिया की तनकीद की वजह से इंसान को अपनी कोर्स की दुरुस्तगी का मौका मिलता है, अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, इंसाइट मिलती है चीज़ों में। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, चाहे वो हामिद मीर साहब हों या वो कोई भी हो, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क जो सहाफ़ियों के एतबार से